नमस्ते साथियों, आज हम एमपीपीएससी प्री 2024 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। वैसे भी हम सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले दो चीज़ें पता होना ज़रूरी है। एक, एमपीपीएससी का सिलेबस याद होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर को देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर कहाँ से आए हैं, सिलेबस का कितना गहन अध्ययन करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को हमें कितना पढ़ना चाहिए। इसलिए हम आज से यह सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और यह समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे कि एमपीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछती है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमी होने का क्या कारण है? तो 21 की ट्राइसोमी का एक अन्य नाम है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का हमें पता होना चाहिए। सिंड्रोम होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में कुछ विकार आ जाए तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में होता है कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र हैं वो 47 हो जाते हैं। तो 21 ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। वही जो टर्नर सिंड्रोम होता है यह सिर्फ महिलाओं में होने वाला सिंड्रोम है। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिक वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिक वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी उसमें कुछ 7 प्राथमिक क्षेत्र दिए गए थे, तो उनमें कौन सा नहीं था? तो वो था अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 7 प्राथमिक क्षेत्रों में नहीं थे। तो अब हमको अकेला क्वेश्चन और आंसर नहीं देखना है, हमें ये जानना जरूरी है कि और अन्य क्षेत्र कौन कौन से थे। तो कुछ था स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा और निर्भया नारी। इसके अतिरिक्त स्वस्थ आहार भी था और मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध कार्रवाई करना, प्रत्येक कार्यस्थल पर तनाव कम हुआ और सुरक्षा में सुधार हुआ, और घर के अंदर और बाहर समग्र वायु प्रदूषण को कम करना। इसके अतिरिक्त ये 4 और थे। किस दाल का लगातार सेवन करने से लिथाइरज्म नामक रोग हो जाता है? तो लिथाइरज्म नामक रोग होता है खेसरी दाल के सेवन से। यह दाल, आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, यह इस दाल ये सी फली से निकलती है। ये क्या है, बहुत सस्ती होती है, इसलिए लोग इस दाल को ज़्यादा सेवन कर लेते हैं और इससे लिथाइरज्म नामक रोग हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? अब आप देख सकते हो 2024 में 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे यह पता चलता है हमें कि हमें पिछले कुछ सालों की इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज तो याद करना है जो बहुत खास हुई हों। जैसे कि ये बहुत उस समय की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च की। वैसे भी इसरो एक महत्वपूर्ण संगठन है, तो हमें साइंस एंड टेक में इसरो के बारे में पता होना चाहिए, उसकी उपलब्धियों के बारे में। तो उससे भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो उस समय था PSLV C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन नामक इकाई में नापी जाती है। इसका ऑप्शन होगा बी। वही डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है? ग्रीवा कशेरुकाएं मतलब होता है इसका वर्टिब्रेट। कशेरुका को मतलब कहते हैं वर्टिब्रेट, वहीं ग्रीवा को कहते हैं सर्वाइकल, मतलब जो गर्दन में पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है स्पाइनल कोड। इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन होगा बी। मनुष्य के शरीर में 7 ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये सर्वाइकल है, यहीं पे कशेरुकाएं पाई जाती हैं और ये 7 कशेरुकाएं हैं। तो ये 7 कशेरुकाएं C1, C2 और C7। C7 को बोलते हैं एटलस, याद रखना, और C2 को बोलते हैं एक्सिस। तो C1 एटलस कहलाता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो हमें हमेशा याद रखना है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, वही जीके बन जाता है बाद में। जैसे कि 2013 में आपको पता होगा अंतर्ग्रही मिशन है हमारे भारत का, जिसमें मंगल ग्रह पर हमने एक सैटेलाइट भेजा था जिसे बोला था मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। इसका नाम दिया गया था मिशन का मार्स ऑर्बिट मिशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, भारत सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया?
तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। जितने भी जो अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरण से रिलेटेड उनको याद करना जरूरी है। जैसे 1972 में बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वहीं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो ये एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, सतत विकास लक्ष्य, इनको तो 17 लक्ष्य हैं, इनको कंठस्थ याद होना चाहिए कि किस एसडीजी लक्ष्य में किसका संबंध क्या है। तो मैं पहले इनको याद करवाती हूँ। वैसे इसका ऑप्शन होगा ए, जिसमें एसडीजी 1 है गरीबी से, 2 है भुखमरी से, वही 9 का संबंध है नवाचार और बुनियादी ढांचे से। तो एसडीजी गोल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस पेपर में 2 क्वेश्चन एसडीजी से आए थे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि सबसे पहले होता है इंसान की गरीबी से मुक्ति पाए। अगर गरीबी से मुक्ति पा लेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहला लक्ष्य है गरीबी हटाओ, दूसरा है भुखमरी और तीसरा है स्वास्थ्य। तो याद रखना, अगर कोई इंसान, इसको ट्रिक है, अगर कोई इंसान गरीब नहीं रहेगा तो भुखमरी भी नहीं रहेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, पेट पूजा। तो गरीबी, भुखमरी, और भुखमरी नहीं रहेगी तो इंसान का क्या रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो शिक्षा पर ध्यान देगा, तो उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। तो याद रखना, शुरू के जो 7 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो 4th में क्या है, शिक्षा। वहीं 5 में है लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता कहाँ है, 5 में। जब हम शिक्षा देंगे किसकी, बेटियों को पढ़ाओ, तो लैंगिक समानता आएगी। वहीं 6 का संबंध है जल। हम जानते हैं 6 रोग होता है, जल, जल से संबंधित है 6। तो 6 जल और स्वच्छता से संबंधित है। वहीं 7 का संबंध है प्रदूषण मुक्त होना। तो प्रदूषण मुक्त 7 से है, सस्ती और प्रदूषण मुक्त का संबंध 7 से। वहीं 8 का है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। और 9 का जो मैंने अभी बताया उसका संबंध है नवाचार और बुनियादी सुविधाएं हैं। तो ये याद कर लेना। वैसे ही इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जो मैं 2-3 इम्पोर्टेंट है और बता देती हूँ। इसमें है 13 का संबंध है जलवायु कार्रवाई से। वहीं जलीय जीवों की सुरक्षा एसडीजी 14 और 15 थलीय जीवों की सुरक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु एवं फ्लैटलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो हम जानते हैं जो कवक और जीवाणु और जो फ्लैटलेट्स रहती हैं वो क्या अपघटक भी रहते हैं और उपभोक्ता भी। तो इसका एमपीपीएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर की आई उसके ऑप्शन 2 दिए थे, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की संघर्ष स्थिति जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता किस जो मामले में ऐसा घोषित किया था। तो चंपकम दोराइजन केस था, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन केस। इसमें मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। ये पहला संविधान संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी घोषणा की थी, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता, इसके तहत आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये याद रखना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, सही है या सही नहीं है, मतलब असत्य कथन पूछा गया है। तो असत्य कथन कौन सा है, पहले असत्य पूछा हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्य क्या है। तो सत्य है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। मतलब चुनाव आयुक्त को तभी हटाया जाता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त सलाह देता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। वहीं चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उतनी इनका निर्धारण होता है कार्यकाल का। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो क्या है, गलत है, जो कि पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त में मतभेद हो जाएंगे ना तो उसका निर्णय विधि आयोग करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है ना तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। संविधान के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो क्या होता है कि जो संशोधन किया जाता है संविधान में, तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन तभी लिया जाता है जब उसका प्रभाव राज्यों पर पड़ रहा हो। तो हमको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में क्या है। अगर उसका प्रभाव राज्य पर पड़ रहा होगा तो हम उसमें संशोधन
राज्यों की सहमति से करेंगे, वो भी कितने, आधे राज्यों की सहमति से। तो हम जानते हैं जो आर्टिकल 53 है उसका संबंध संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति से है, तो संघ आ रहा है इसमें, राज्य का इसमें कोई रोल नहीं है। और 239A इसका संबंध भी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल से है, इसमें भी राज्य का रोल नहीं है। तो फिर 243A, तो 243A का संबंध तो केवल राज्यों से है, इसमें संघ का रोल नहीं है। मतलब कि इसमें ये लिखा है कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा तो राज्यों का है, तो राज्य अपने में ही कानून बना सकते हैं। अभी इसमें आ रहा है कि संघ में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून बनता है संविधान संशोधन का, उसमें राज्यों की सहमति ली जाती है कि नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सबका अलग अलग मैटर चल रहा है यहाँ तो। लेकिन डी डी एक ऐसा है, इसमें कहा गया है कि जो 279A है उसका संबंध है जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल आप जानते होंगे, इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त परिषद होता है। तो इसमें अगर संशोधन करना है तो हमें आधे राज्यों का समर्थन लेना आवश्यक है। एक क्वेश्चन बन सकता है 279A का संबंध किससे है, याद रखना जीएसटी काउंसिल से है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग की बात हमेशा राष्ट्रपति के लिए की जाती है और किसी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। इसका ऑप्शन होगा सी 61 के तहत। इसमें एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, आर्टिकल 60 का संबंध राष्ट्रपति की शपथ से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति किसको महान्यायवादी नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, और इसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। के.एम. मुंशी किससे संबंधित थे, तो संविधान के लिए कुछ समितियां गठित की गई थी, जिसमें एक थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, इसमें एक सदस्य का नाम था के.एम. मुंशी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आपातकाल की घोषणा हमें पता है भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिसमें 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात संघ मंत्रिमंडल की अनुशंसा, कैबिनेट जो मंडल होता है ना, कैबिनेट समिति जो संघ मंत्रिमंडल होता है ना, उनकी समिति की संघ मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 18 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था कहाँ है, तो अटल बिहारी वाजपेयी नीति एवं सुशासन विश्लेषण संस्थान है वो भोपाल में है। याद रखना, ये एमपी का फैक्ट है जो आपको याद ही करना पड़ेंगे। और हमको पता है एमपी से हमेशा 40 से 50 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आप तो एमपी को रट लो अगर निकालना है प्री। तो कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। इसमें ये देखना रहता है, पहले ये देखो सही पूछा है कि गलत, तो इसमें पूछा है सही। तो राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कानूनी मामलों पर। हाँ, क्योंकि महाधिवक्ता इसलिए चुना जाता है कि कानूनी मामलों पर सलाह दे सके। लेकिन महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पर कार्य नहीं करता है, जो इसको चुनता है उसी के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेगा। तो कौन चुनता है, राज्यपाल, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेगा। तो कौन सा सही है, सिर्फ एक सही है, इसका ऑप्शन होगा ए। पंचायतों की सौंपी जाने वाली शक्तियों और अधिकारों और जिम्मेदारियों की सूची किसमें दी गई है। हमें पता है 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत जो ग्रामीण स्तर पर शक्तियाँ दी गई हैं वो 11वीं अनुसूची में दी गई। इसका ऑप्शन होगा ए, और इसका वर्णन 243G में किया गया है। तो 21वां क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आयोग ऐसा करता आया है, कुछ क्वेश्चन डिलीट और कुछ के 2 आंसर। मांडवारा त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। अब की बार पता है यूनिट 10 में जनजातियों के बारे में बताया गया है, तो उसको अच्छे से याद करना है। तो मांडवारा त्यौहार गोंड जनजाति से संबंधित है, याद रखना, इसका संबंध है गोंड से। इसका ऑप्शन होगा ए। महानायक टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है। आप ये देखा करो क्वेश्चन बनाते क्यों, टांटिया मामा से ही क्यों पूछा, क्योंकि इस समय टांटिया मामा से संबंधित इंदौर में कई प्लेसेस को नाम चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन भी बना दिया है। तो जैसे ही टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है, तो आपको पता होगा भील जनजाति से संबंधित है। फेमस पर्सनालिटी है, जनजातीय व्यक्तित्व को तो याद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखो जनजातीय व्यक्तित्व से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये याद रखना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्ज़ाम ये डिसाइड करता है कि तुमने इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, और जो फालतू का दिमाग जो कचड़ा पढ़ लेते हैं ना, उनसे अपना माइंड को दूर रखना है।
स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो रघुनाथ सिंह मंडलोई थे वो भिलाला जनजाति से संबंधित थे। वहीं बादल भाई कौन थे? तो बादल भाई भी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। देखो 2 क्वेश्चन आ गए ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये जो सम्मान रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें था देवी अहिल्याबाई सम्मान, और ये महिलाओं को भी दिया जाता है, बस ये याद रखना, महिलाओं के लिए। क्वेश्चन को सही से पढ़ना भी जरूरी है। और किस लिए? आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं में। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो लोकगीत, संगीत, चित्रकला, साहित्य, इन सबको याद रखना चाहिए। कुछ कुछ ही रहते हैं इंपॉर्टेंट, उनको पढ़ लो, रिवाइज करते जाओ तो याद हो जाते हैं। तो बिरहा गौंड जनजाति से संबंधित था। क्या है? ये लोकगीत है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन, ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया है, याद कर लो। वही 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए आयोग ने। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? इसमें भी 2 आंसर दिए आयोग ने। स्वरोजगार जो योजना है टाट्या भील और बिरसा मुंडा दोनों के नाम से चल रही है। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान, जो महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं रहती हैं उनको भी याद कर लिया करो, वो खासकर जनजातीय महिलाओं से रिलेटेड हो या फिर रूरल एरिया से। तो बन्या जो है वो जनजातीय कार्य विभाग की प्रतिष्ठित पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1980 से किया गया था। ठीक है, 1980 बन्या। वैधानिक तरलता अनुपात, तो SLR बोला जाता है इसको, जो कि मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण इसका प्रयोग किया जाता है। इसको 2007 में संशोधित किया गया था। लेकिन उससे पहले क्या था? तो उससे पहले SLR की एक न्यूनतम कीमत होती थी 25%। तो 25% SLR बैंकों को अपने पास रखना होता था, जिससे क्या है, ग्राहकों की जो रुपए देते हैं उनको सुरक्षा रहे, जो जमा रहती है ना ग्राहकों की वो सुरक्षा रहे। इसलिए SLR क्या है? SLR ऐसी है जो कुछ प्रतिभूतियाँ और कुछ सोना और कुछ रुपया बैंकों को रखना पड़ता है। कितना? अपनी जितनी भी पूरी इनकी रुपए हैं उनका 25%। लेकिन अब जो सरकार ने 2 बार संशोधन कर दिया है, पहले 20 किया था, अब तो 0 है। मतलब इसमें कोई न्यूनतम सीमा रही नहीं है अब। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या है? देखो 2 क्वेश्चन अब आयोग ऐसे देगा जिससे बच्चे डर जाएं और बच्चे डीप पढ़ने लगें। लेकिन सिलेक्शन सिंपल क्वेश्चनों से ही होता है, याद रखना, सिली मिस्टेक कभी नहीं करना। तो इसका ऑप्शन होगा 18.6% है। ये तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, कुछ 5-6 क्वेश्चन डराने के लिए। 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 10% स्थित है। ये भी फैक्चुअल है। G20 शिखर सम्मेलन, आपको पता है ये करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम 18 शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो पहला पूछना लाजमी था। तो पहला जो है वो वॉशिंगटन DC में 2008 में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किससे है? देखो कुछ क्वेश्चन रहते हैं हमें एलिमिनेट करना आते हैं, अगर क्वेश्चन को पढ़कर आंसर निकाला जा सकता है। इसमें लिखा था एग्री GIS। अब हमको नहीं पता क्या है, लेकिन GIS पता होना चाहिए। मेंस में है, मेंस पढ़ना जरूरी है प्री के साथ साथ, ये याद रखना। तो GIS को पता है हमें क्या होता है? कि डाटा आकलन करते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है इसका फुल फॉर्म। तो अब देखो एग्री का मतलब पता है कृषि, तो कृषि से रिलेटेड है। तो कुछ देखो इसमें लिखा है, पहला तो पढ़ते ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब दूसरा पढ़ो कि कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डाटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। देखो तो अब हमको पता चल जाएगा ना, एक तो कृषि दिया है और सूचना आधारित, तो इसका ऑप्शन होगा B। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के कारण उभरा है? आपको पता है समग्र शिक्षा अभियान बहुत महत्वपूर्ण योजना है। योजनाओं के बारे में ही पढ़ना चाहिए कि कब बनी, किसके लिए। तो समग्र शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन होगा C। तो समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन तीनों कार्यक्रमों के समन्वय से एक पूरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना था। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? ये तो आपको इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वगैरह, तो उसमें ये हो जाता है। और इसको इतना मतलब टफ नहीं था इसको, क्योंकि क्या है हम पढ़ते ही हैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की कितनी है। तो अगर हम अनुमान भी लगाएं तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम है भारत से। जो भारत में जो टोटल औसत प्रति व्यक्ति आय है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है और भारत की ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश की क्या है, कम होगी। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।
जीआई टैग प्राप्त चिन्ह और चावल का संबंध किस जिले से है? तो आपको पता है जीआई टैग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो चिन्ह और चावल बालाघाट से जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग तो याद कर लो आप, मध्य प्रदेश के भी और कुछ इंडिया के इम्पोर्टेंट भी जीआई टैग की शुरुआत वगैरह। और अब इनको बनाएंगे, ये आपको पता होगा, एक एक जिला एक उत्पाद स्कीम चली थी, तो इसके तहत यूपी के एग्जामों में भी पूछे गए हैं, एमपी के एग्जामों में भी लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको हर ज़िले के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है याद होना चाहिए। आपको पता है वैसे भी अशोकनगर में अशोकनगर में क्या है? तो अशोकनगर में चंदेरी है, तो चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। वहीं खरगोन में महेश्वर की साड़ियाँ, और बुरहानपुर में केले हैं, और मंदसौर का लहसुन, इस लहसुन का नाम है रियावन लहसुन। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। नीति आयोग की देखो एसटीजी वाला आ गया ना क्वेश्चन, मैंने आपको बताया तो नीति आयोग में जो क्या है एक इंडेक्स निकालता है, तो उसमें सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों की प्रदर्शन जो रहता है उसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 4 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनका नाम और इनके जो पॉइंट है वो याद कर लेना: आकांक्षी, प्रदर्शक, अग्रणी और अचीवर। अचीवर वो है जिसको सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो गए हैं 100, फिर उससे नीचे 65 से 99, फिर प्रदर्शक को 50 से 64, फिर आकांक्षी मतलब 0 से 49, अभी शुरुआती दौर में आकांक्षी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़, एप्पल मुक्स, और ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका केंद्रीय भाग, तो यूनिक्स का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कर्नल। ये मतलब ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कर्नल। ऐसे ही आता है कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमला भ्रामक ईमेल टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है और आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा, दो दिए हैं, वायरस साइनिंग और फिशिंग। फिशिंग मतलब जाल बिछाया जाता है कि आप है ना ऐसे भ्रामक जानकारी के लिए नहीं आ जाता, कोई सी भी वेबसाइट आ जाती है उसमें लिखा रहता है कि इतने रुपए जीतेंगे, इसमें अपना पासवर्ड वगैरह या फिर कुछ भी डालो, तो ये भ्रामक रहती हैं। तो इससे क्या है हमारी व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती है, या फिर कुछ जो गलत सॉफ्टवेयर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो इसे वायरस साइनिंग और फिशिंग कहते हैं। कुरेंटली क्या है? कुरेंटली एक सर्च इंजन है, वैसे हमें याद होना चाहिए सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, इन सभी के बारे में। तो सर्च इंजन एक है कुरेंटली। 14, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो आईटी में हमको पढ़ना है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है, तो द ट्यूरिंग टेस्ट को इमिटेशन गेम के नाम से भी जाना जाता है। ट्विटर के संस्थापक, तो ट्विटर के संस्थापक थे जैक डोरसी, बिच स्टोन और नोआ ग्लास, ये 3 थे, सॉरी 4 है, तो जैक डोरसी, बिच स्टोन, नोआ ग्लास। एक याद कर लो लगभग तो याद आ जाते हैं, या फिर उनका पीछे पीछे का याद कर लो, जो ट्रिक से याद हो सके याद करो। कुछ ट्विटर, व्हाट्सअप और फेसबुक, इन सभी के याद करना ज़रूरी है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ बहुत फेमस है। ई गवर्नेंस, लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिक संसाधन, ये मतलब रट लो, लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिक संसाधन। ई गवर्नेंस के लिए लोग जरूरी हैं, एक प्रोसेस होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और हमारे पास संसाधन होने चाहिए। उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहिए। आपको पता है लिंक्डइन एक बहुत फेमस साइट है, इसमें क्या है पेशेवर समूह जुड़ते हैं, आपस में लोग कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या है उनका बिजनेस बढ़े, तो उसको लिंक्डइन कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है मशीन लर्निंग। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक डीप लर्निंग और एक मशीन लर्निंग। ये क्या है, मनुष्य क्या है, सॉरी जो कंप्यूटर है वो मनुष्य की जैसे सोचने की क्षमता विकसित हो जाए, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन क्या सीखती रहती है, अपनी गलतियों से सीखती रहती है, जैसे मनुष्य सीखता है। सॉरी स्पीड थोड़ी अगर ज़्यादा हो रही हो तो। एम पी ई जी का है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। कुछ जो फेमस जो कीवर्ड रहते हैं उन्हें याद कर लेना, जैसे यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऐसी एमपीजी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो कोई भी कंप्यूटर की बुक रहेगी उसके आगे या पीछे ऐसी टर्मिनोलॉजी दी रहेंगी, उनको याद कर लेना। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C क्या है? W3C का होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम होता है, याद रखना इसका सी का मतलब। जल्दी जल्दी में गलत मत लगा देना, कंटेंट कमीशन सेंटर पीछे का भी पढ़ना क्योंकि बहुत टाइम रहता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है W3C, ठीक है। और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि आपका 2024 का जो पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा। और फिर ऐसे ही हम 2023, 22 और 21 की भी लाएंगे। उसके बाद हम MPPSC की प्री की यूनिट 10 शुरू करेंगे।
इससे जो पेपर फरवरी में प्री होगा तो जो भी हम उसको निकाल लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।